इज द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो मैं आपको थोड़ा सा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बता दूं, क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर को बोला है कि आपने जो शिवसेना और एनसीपी पे जो एंटी डिफेक्शन का जो डिसीजन आना है उसको आपने पेंडिंग कर रखा है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दे दी है कि आपको 2 महीने के अंदर अंदर शिवसेना और एनसीपी पर आपको 3 महीने के अंदर अंदर अपना फाइनल डिसीजन देना है, फाइनल जजमेंट देना है। तो मैं पहले शुरू करता हूं कि एंटी डिफेक्शन है क्या और इसकी पृष्ठभूमि कैसे आई। एंटी डिफेक्शन इसका मतलब है दल बदल। क्या है? दल बदल। यानी ए एक पार्टी है और बी एक पार्टी है, यानी ए पार्टी में से बी पार्टी में जाना और बी पार्टी से ए पार्टी में आना, इसे कहते हैं दल बदल। क्या कहते हैं? दल बदल। और इस एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून को जब लाया गया, तो जब हमारे संविधान में इसको जोड़ा गया, तो जोड़ने से मतलब यानी जब हमारा संविधान बना होगा तब ये लॉ हमारे संविधान में नहीं था, यानी बाद में संविधान बनने के बाद इस एंटी डिफेक्शन लॉ की आवश्यकता पड़ी। तो ऐसी क्या कंडीशन आ गई कि इसको हमारे संविधान में ऐड करना पड़ा? इसका जवाब मिलेगा आपको इतिहास के पन्नों में, इसके बीज मिलेंगे आपको इतिहास के पन्नों में। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एंटी डिफेक्शन जो कानून है उसको हमने 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में ऐड किया। ठीक है। और 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ ही हमने अपने संविधान में 10 शेड्यूल को ऐड किया। यानी हमारे मूल संविधान में ना तो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ना ही 10 शेड्यूल थी। मूल संविधान में कितनी शेड्यूल थी? 8। कितनी थी? 8। अब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हम इसको इसको हम लाए और हमने इसको कानून का रूप दिया, और कानून का रूप देने के साथ साथ हमने अपने संविधान में 10 शेड्यूल भी ऐड की। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। आपको थोड़ा पीछे जाना होगा, काफ़ी पीछे जाना होगा। ये बात शुरू होती है 1967 से शुरू होती है और हम इसकी यात्रा ख़त्म करेंगे 1985 पे। 1967 में क्या हुआ? 1967 से पहले आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री, ये दोनों ही पीएम हमारे एक्सपायर कर गए। तो फिर कांग्रेस के सामने एक क्वेश्चंस आ गया कि अब कांग्रेस को लीड कौन करेगा, कांग्रेस को संभालेगा कौन? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज अध्यक्ष थे।
और उसी में मोरारजी देसाई कांग्रेस में थे। मोरारजी देसाई चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन के कामराज ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, इसी प्रश्न को लेके अरे वो सोच रहे थे कि ये तो गूंगी गुड़िया है इंदिरा गांधी, ये क्या कर पाएगी, ठीक है तो बना देते हैं। लेकिन क्या पता था कि ये आयरन लेडी क्या करेगी, तो पता ही है आप लोगों को। तो 1967 के समय कांग्रेस में दो फाड़ हो गए। कांग्रेस के अंदरूनी कलह के कारण इसके दो पार्ट हो गए, एक इंदिरा गुट और एक मोरारजी देसाई गुट। इसी दोनों गुट की वजह से, अंदरूनी कमजोरी की वजह से, जो कांग्रेस है वो आपकी सेंटर और स्टेट में वीक पड़ी, वीक हो गई स्टेट में और सेंटर पे। जैसे ही कांग्रेस वीक पड़ी सेंटर पे यानी केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, तो फिर धीरे 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 क्या हुआ, छोटी छोटी पार्टियों का उदय हुआ और इन छोटी छोटी पार्टियों ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई। जब 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ, तो बड़ी मुश्किल से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। मतलब बड़ा, जिस प्रकार से कांग्रेस को सीटें मिलती थी आपके 1952 में, 1957 में, 1962 में, जिस प्रकार से सीटें कांग्रेस को मिली थी, उतनी सीटें 1967 में नहीं मिली। मतलब कांग्रेस आ तो गई पूर्ण बहुमत में, लेकिन उस कॉन्फिडेंस से नहीं आ पाई जिस कॉन्फिडेंस से वो पिछले 3 आम चुनावों में आई थी। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे वीक पड़ी, कमजोर पड़ी। और जब जब आपने देखा होगा कि कोई सत्ता जब सेंट्रल लेवल पे कमजोर पड़ती है तो आपके क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होना स्टार्ट हो जाता है। वही इस समय हुआ 1967 में। समय चलता रहा चलता रहा चलता रहा, फिर 1971 में इंडिया पाक वॉर हो गया। और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मुझे याद आ गई कि यहाँ पर मुझे जब ये इंडिया पाक वॉर यानी पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया गया, तो मुझे एक बहुत ही शानदार नेता, मतलब इतिहास में ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं, उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक कथन कहा था, एक स्टेटमेंट है उनका, कि जब देश आज़ाद हुआ और पाकिस्तान के बंटवारे की बात चल रही थी आज़ादी से पहले कि भारत
ये दो टुकड़े होंगे। तो उन्होंने एक वाक्य कहा था कि मेरे दो बाजू तो कट गए, मेरे दो बाजू तो कट गए, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, लेकिन मैं अब अपने पेट में कैंसर पैदा होने नहीं दूंगा। आप समझे बात को। उन्होंने कहा कि मेरे दो बाजू तो कट गए, लेकिन मैं अब अपने पेट में कैंसर पैदा होने नहीं दूंगा। यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान तो बन गए, लेकिन जो देसी रियासतों का एकीकरण है वो मैं करके रहूंगा, और मैं ऐसे अनेकों पाकिस्तान इस भारत में से पैदा होने नहीं दूंगा। यानी कैंसर रूपी बीमारी भारत में पैदा होने नहीं दूंगा। और आप देखते हैं कि हैदराबाद जो एक रियासत थी, सैनिक कार्रवाई के द्वारा इसमें चला था ऑपरेशन पोलो। आपसे पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन पोलो कौन सी देसी रियासत को भारत में मिलाने के लिए हुआ था, तो वो थी हैदराबाद। उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिनके प्रयासों से हमारा भारत का एकीकरण हो पाया। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे याद आ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए थोड़ा सा मैंने इनका जिक्र कर दिया। कहानी 1967 तक पहुंच गई थी, और उसके बाद ही मैंने बताया कि कांग्रेस के दो फाड़ हो गए थे, और कांग्रेस के दो फाड़ होने के अनुसार राज्यों में और केंद्रों में छोटी छोटी पार्टियों का उदय हो गया, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। उस कॉन्फिडेंस से नहीं बनी जिस कॉन्फिडेंस से 1952, 1957, 1962 में कांग्रेस सत्ता में आई थी। केवल 282 सीटें कांग्रेस को मिली। इसी बीच 1971 में मैंने बताया कि इंडिया वॉर हुआ। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा जी ने दिया, और उसी बीच में जो मोरारजी देसाई थे वो कांग्रेस से अलग हो गए, और कुछ नेता और जिनका भी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो कांग्रेस का पूर्ण रूप से विरोध कर रहे थे। जब पूर्ण रूप से विरोध कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को इस देश से हटाना चाहिए, और जो व्यक्ति सेना में है वो सेना का काम छोड़ दे, पुलिस अपना काम छोड़ दे, और हमारे साथ इस देश के इस देश के सत्ता है, इंदिरा गांधी जी सत्ता है, उसको हटाने में हमारी मदद करे। तो इसी अस्थिरता को देखते हुए भारत में आपातकाल लगा दिया गया, और इस आपातकाल में लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया गया। प्रेस के अधिकार छीन लिए गए, और पूरी तरीके से भारत में आपातकाल लगा दिया गया। और जितने भी नेता थे जो उनका विरोध कर रहे थे, उनको सुबह तक, रात में ये घोषणा हुई थी आपातकाल की, और सुबह जल्दी सुबह तक इस सारे नेताओं को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार कर लिया गया और काफ़ी 2 साल तक ये चला आपातकाल, तो लोग इंदिरा गांधी की इस कार्य से पीड़ित हो गए इतने पीड़ित हो गए थे, और फिर चुनाव हुए 1977 में, तो कांग्रेस पराजित हुई, और 1977 में पहली फर्स्ट
गैर कांग्रेस सरकार मोरारजी देसाई के रूप में आई जनता पार्टी। समझ गए आप लोग? लेकिन अब बात शुरू होती है यहां से, मतलब 20 तो आपको एंटी डिफेक्शन के पहले ही मिल गए थे। जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो ये गठबंधन सरकार थी। क्या थी? गठबंधन सरकार। यानी ये पार्टी जब आई तो कॉलिशन पार्टी थी, यानी काफी पार्टियों को मिला के एक पार्टी बनी, गठबंधन पार्टी। और ये गठबंधन पार्टी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और ये पार्टी गिर गई। इसके बाद दोबारा चुनाव हुए और इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई। ये चलता रहा और इसी बीच ये कंडीशन आ गई, क्षेत्रीय पार्टियों के उदय उदय होने के कारण ये कंडीशन आ गई कि एक एक नेता, एक एक एमपी, एक एक एमएलए एक एक दिन में तीन तीन पार्टी चेंज कर रहा है। ऐसे ही हरियाणा के एक मंत्री थे गयाराम, इन्होंने 15 दिन में तीन पार्टी चेंज करी। और 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई और राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बने तो राजीव गांधी को पूरी सहानुभूति मिली और राजीव गांधी को इतनी सीटें मिली जितनी सीटें कभी भी आम चुनाव के इतिहास में किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी को नहीं मिली थी। अब राजीव गांधी विदेश से पढ़ के आए थे तो राजीव गांधी ने काफी इनोवेशन व्यक्ति थे राजीव गांधी जी। तो राजीव गांधी ने क्या किया कि ये दल बदल की समस्या को देखते हुए इन्होंने इस समस्या का स्थायी समाधान निकालते हुए उन्होंने 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया और इसके साथ ही 10 शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई। ठीक है। और एंटी डिफेक्शन लॉ बना दिया गया, यानी इसे कानूनी रूप दे दिया गया। अब शुरू होता है एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन कानून जो है, जो दल बदल कानून है, वो तीन तरीके के सदस्यों पर लगता है। तीन तरीके के सदस्यों पर लगता है। पहला सेंटर और स्टेट। सेंटर में एमपी चाहे वो लोकसभा के हों, एमएलए चाहे वो राज्य सभा के हों। स्टेट में विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर के सदस्य हों, चाहे वो विधानसभा के चाहे विधान परिषद के, यानी एमएलए और एमएलसी। विधानसभा को बोलते हैं
लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहला है ये पहला नंबर। यानी मैंने बताया कि एंटी डिफेक्शन 3 प्रकार के सदस्यों पर लगता है। पहला मैंने बताया कि सेंटर पे एमपी, सेंटर पे एमपी, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, ठीक है। और स्टेट में एमएलए एमएलसी, चाहे वो विधानसभा के हों विधान परिषद के हों, ठीक है। दूसरा आता है नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड यानी अनुमोदित, अनुमोदित। और तीसरा आता है निर्दलीय, क्या? निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट। इन 3 सदस्यों पे एमपी चाहे लोकसभा का हो, एमपी चाहे राज्यसभा का हो, एमएलए चाहे विधानसभा का हो, एमएलसी चाहे विधान परिषद का हो, नॉमिनेटेड और निर्दलीय। अब आप समझिए कि एमपी एमएलए ये तो आप जानते ही हैं कि ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं सेंटर पे और स्टेट लेवल पे। नॉमिनेटेड क्या होता है? आर्टिकल 80 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को ये पावर है और शक्ति दी गई है कि वो 12 मेंबर्स क्या कर सकता है? अनुमोदित कर सकता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जो 12 मेंबर्स होते हैं वो सत्तारूढ़ पार्टी ही बताती है कि वो 12 मेंबर्स कौन से आएंगे, यानी जो रूलिंग पार्टी है, यानी जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है। और निर्दलीय यानी कोई व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है तो वो निर्दलीय भी लड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको किसी पार्टी में होना आवश्यक है तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप बिना पार्टी के भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसे बोलते हैं निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट। समझ गए? यानी एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लाया गया, क्या कंडीशन रही, क्या पृष्ठभूमि रही, वो आप समझ गए होंगे कि। और मैंने बताया कि एंटी डिफेक्शन लॉ राजीव गांधी की सरकार में 1985 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया, लाया गया, और हमारे संविधान में 10 शेड्यूल जोड़ी गई। और मैंने बताया कि एंटी डिफेक्शन लॉ 3 प्रकार के सदस्यों पर लगता है। पहले बताया मैंने सेंटर, स्टेट, एमपी चाहे वो लोकसभा के हों, एमपी चाहे वो राज्यसभा के हों, नॉमिनेटेड, अनुमोदित, निर्दलीय। अब ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? पहला ये है कि जो एमपी जो है और जो एमएलए है सेंटर में और स्टेट में एमएलसी, ठीक है, ये इन पे कब लगेगा एंटी डिफेक्शन? इन पे जब लगेगा एंटी डिफेक्शन जब इन्होंने पार्टी की गाइडलाइन से बाहर जाकर काम किया हो, पार्टी की गाइडलाइन से आकर बाहर काम किया गया हो, पहला। दूसरा, इन्होंने स्वेच्छा से जिस पार्टी से वो चुनकर आए थे उस पार्टी से इस्तीफा दे के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया हो। स्वेच्छा से इस्तीफा दे के जिस पार्टी से वो चुनकर आए थे, जिस पार्टी से वो एमपी या एमएलए बने थे, उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी उन्होंने क्या कर ली? ज्वाइन कर ली हो, तो उन पे क्या लगेगा? एंटी डिफेक्शन। उन पे क्या लगेगा? एंटी डिफेक्शन। अब तीसरा क्या है कि जैसे आपको पता है कि संसद में जब लॉ बनता है
संसद में जब एक्ट बनता है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए कोई बिल, मैंने बताया था कि कोई बिल जब एक्ट बनेगा तो वो कैसे बनेगा, सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से बनेगा। अब सिंपल मेजोरिटी से बनेगा, स्पेशल मेजोरिटी से बनेगा, तो बनेगा जब ना, जब पास होगा। पास कहाँ होगा, पार्लियामेंट में होगा। पार्लियामेंट में पास कब होगा, सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, उसमें जब सरकार बिल लेके आती है और जब एक्ट बनता है तो उसे राज्यसभा से और लोकसभा से पास करना होता है। सारे सदस्यों की मंजूरी चाहिए होती है कि हाँ, विपक्ष अब उस एक्ट पे क्या कहता है, उस चीज पे क्या कहता है, उसके विचार क्या है। जब वो परमिशन दे देगा, ठीक है, तो वो बिल पास हो जाएगा। तो इसके लिए जो पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी, कोई पार्टी हो सकती है, चाहे सत्ता में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, ठीक है, तो वो क्या करती है, विहिप, क्या, संचेतक जारी करती है, विप, WHIP, विप। उसमें ये बताया जाता है कि भैया कि ये बिल पास होना है, आप सब लोगों को आना है, आप सब लोगों को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, आपका आना आवश्यक है। इस विप जारी होने के बाद अगर कोई MP या MLA वोटिंग के लिए नहीं पहुंचता है तो उस पर भी क्या हो सकता है, उस पर भी एंटी डिफेक्शन लगाया जा सकता है। आप समझ गए, समझ गए। पहले में अगर आप पार्टी की गाइडलाइन से बाहर काम कर रहे हैं, तो इच्छा से आपने इस्तीफा दे दिया, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, या फिर आपने जब पार्टी ने व्हिप जारी किया और आपको बुलाया कि आपको वोट देना है और आप वोट देने के लिए अनुपस्थित रहे, और आपने क्या किया, अनुपस्थित रहे और आपने अपोजिशन के खेमे में जाके वोट डाल दिया, तो आप पे क्या लगेगा, एंटी डिफेक्शन। समझ गए आप। दूसरा है नॉमिनेटेड, यानी अनुमोदित। जब आपको अनुमोदित किया जाता है राज्यसभा में, तो आप किसी पार्टी के तो होते नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि 6 महीने के बाद, 6 मंथ बियॉन्ड, आपने क्या किया, अदर पार्टी ज्वाइन कर लिया आपने, तो क्या लगेगा आप पे, एंटी डिफेक्शन। भैया आपको अनुमोदित किया था तो आप किसी पार्टी के नहीं थे, और आपने क्या किया, 6 मंथ के बाद आपने क्या किया, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो आप पे क्या लगेगा, एंटी डिफेक्शन। तीसरा है निर्दलीय। इसका मतलब यह है कि जब आप चुनाव लड़के आए थे तो आपको जनता ने इसलिए वोट डाला था कि आप किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, यानी आपकी विचारधारा उन पार्टियों से नहीं है जो पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है, तो आप निर्दलीय हैं, आप किसी पार्टी में नहीं है। तो जनता ने आपको किसी पार्टी में ना होने के नाते निर्दलीय होकर वोट दिया, विश्वास देके कि आप जाएंगे, आप काम करेंगे, लेकिन आपने क्या किया, जीतने के बाद आपने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, तो आप पे क्या लगेगा, एंटी डिफेक्शन। क्या लगेगा, एंटी डिफेक्शन। समझ गए आप बात को, यहां तक क्लियर होगी बात आपकी। अब इस एंटी डिफेक्शन में जो लगेगा, उसकी फुल पावर किसको दे दी गई है, स्पीकर को, यानी अध्यक्ष। क्या दे दिए, अध्यक्ष। अध्यक्ष को फुल पावर दे दी है एंटी डिफेक्शन पे।
इसलिए मैंने बताया था कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर से कहा है कि आपने एनसीपी और शिवसेना के जो एंटी डिफेक्शन पे जो आपने जो डिसीजन पेंडिंग कर रखा है उसको आप जल्दी सुनाइए, बोला सुप्रीम कोर्ट ने। तो किससे बोला था? स्पीकर से बोला था ना। तो स्पीकर से क्यों बोला था? क्योंकि एंटी डिफेक्शन में किस पे एंटी डिफेक्शन लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, ये फुल पावर किसको दे दी है? स्पीकर को दे दी है। अब आप मुझसे पूछेंगे और आपके सामने ये क्वेश्चन आना भी चाहिए कि सर, कि भैया स्पीकर को क्यों दे दी है, वाई? तो स्पीकर को फुल पावर इसलिए दी है क्योंकि आप जानते हैं संसद हो या विधानमंडल हो, संसद की जितनी भी प्रक्रिया होगी और विधानमंडल की जितनी प्रक्रिया होगी, चाहे वो बिल एक्ट बनेगा, सेशन बुलाना, प्रश्नकाल, शून्यकाल, किसी को डिस्क्वालीफाई करना है, किसी पे जो कोई व्यक्ति अगर चिल्ला रहा है, संसद की गरिमा को खराब कर रहा है, तो उस पर एक्शन कौन लेता है? स्पीकर। मतलब आप समझे ना, संसद की जितनी भी प्रक्रिया होती है, सत्र को बुलाना, सत्र को आहूत करना, सत्र का सत्रावासन करना और शून्यकाल, प्रश्नकाल, ये सारी प्रक्रिया स्पीकर के द्वारा की जाती है। तो इसलिए जो प्रक्रियात्मक रूप से जो स्पीकर है, वो क्या है? अध्यक्ष है। इसलिए स्पीकर को क्या दे दी है? एंटी डिफेक्शन की पावर दे दी है। समझ गए ना? ठीक है, समझ गए आप। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, और इसमें यह भी कहा गया था आपके 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे, यह भी कहा गया था कि स्पीकर किसी पे अगर एंटी डिफेक्शन लगाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। समझ गए? यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट से ये पावर, जो शक्ति थी, वो शक्ति छीन ली। किसने? इस एक्ट ने, कि भाई अगर स्पीकर किसी भी एमपी एमएलए को अगर डिस्क्वालीफाई करता है एंटी डिफेक्शन के द्वारा, तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। तो फिर एक तरीके से आपने देखा कि स्पीकर के पास फुल पावर आ गई, और स्पीकर चाहे तो किसी को भी अगर एंटी डिफेक्शन के तहत हटा सकता है। और आप जानते होंगे कि थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। कॉन्ट्रडिक्शन ऐसे दिखता है जैसे मान के चलिए कि एमपी या एमएलए, उन पे एक तरीके से एंटी डिफेक्शन के द्वारा उन पे दबाव बनाया जा रहा है। हो सकता है कि जब आपने कोई पार्टी ज्वाइन की हो तो आप उस पार्टी के मैनिफेस्टो से सहमत थे, लेकिन बाद में आप उस पार्टी के मैनिफेस्टो सहमत नहीं हुए, तो आपने क्या किया? उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। ये तो आपका व्यक्तिगत आपका डिसीजन होना चाहिए। हो सकता है कि जिस जिस बिल पर या जिस चीज पर वोटिंग होनी है, आप उस बिल से सहमत नहीं है, तो आपने वोटिंग नहीं करी, है ना? लेकिन फिर भी आप पे क्या लगा दिया गया? एंटी डिफेक्शन लॉ लगा दिया गया। आप समझ रहे हैं ना भैया? आप पे एंटी डिफेक्शन जब भी तो लगाया जाता है कि जब आपने वोटिंग ना की हो, स्वेच्छा से एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए हो, आप वोटिंग के समय अनुपस्थित रहे हो। तो ये भी तो हो सकता है कि जब आपने पार्टी ज्वाइन की थी तो उस समय आप सहमत हो, लेकिन अब आप सहमत नहीं है उस पार्टी की विचारधारा से,
तो आप हो सकता है कि आप ये पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। आप उस बिल से सहमत नहीं हो, आपके विचार उस बिल के विचारों से मेल ना खाते हो, तो आपने वोटिंग नहीं की हो, ये भी तो हो सकता है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, स्पीकर ने क्या किया, उस पर एंटी डिफेक्शन लगा दिया, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना, कॉन्ट्रडिक्शन है ना, नहीं नहीं है, विरोधाभास है या नहीं है ना। तो ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब दूसरी चीज कि जो स्पीकर होता है वो सत्तारूढ़ पार्टी का ही होता है ज्यादातर, क्योंकि स्पीकर का चयन स्पेशल मेजोरिटी से किया जाता है, और वो किसका होता है, सत्तारूढ़ पार्टी का। तो स्वाभाविक है ना कि सत्तारूढ़ पार्टी का है स्पीकर, सत्तारूढ़ पार्टी ने बनाया है, तो वो कहीं ना कहीं उस पार्टी के विचारधारा से सहमत होगा। तो जिस पार्टी ने एंटी डिफेक्शन के लिए बोला, उसे तुरंत लगा दिया उस एमपी एमएलए पर। तो ये कहीं ना कहीं स्पीकर और ये एमपी एमएलए की जो व्यक्तिगत विचारधारा है उनका कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देता है। एक एक नागालैंड के मंत्री थे कि हो तो होलोमन, केस आया कि हो तो होलोमन केस में ये कहा गया कि हो तो होलोमन केस में ये आया आपका 1993 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो स्पीकर है इसके डिसीजन की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक है, अब न्यायिक समीक्षा क्यों हो सकती है, न्यायिक समीक्षा इसलिए हो सकती है, आप क्योतो होलोमन को ध्यान रखिएगा, ये केस 1993 में आया था, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर के डिसीजन की जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू क्यों हो सकता है, क्योंकि जो स्पीकर है वो किसी एमपी और एमएलए को हटा रहा है, डिस्क्वालीफाई कर रहा है। तो ये हटाना उसकी क्वासी जुडिशियल पावर में आता है, यानी अर्ध न्यायिक पावर में आता है। जब ये अर्ध न्यायिक पावर में आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसलिए हम इसका जुडिशियल रिव्यू हम इसका हम इसका क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं।